to my YouTube channel Civil Services and Aspiration. So today in this video we are going to study the chapter 5th of class 9th NCERT Geography, Natural Vegetation and Wildlife. So let's start. So have you ever observed the types of tree, bushes, grasses and birds in the field and parks in and around your school? Are they similar or there are variations? India being a vast country, you can imagine the type of bioforms available throughout the country. So means it is a question for you that have you seen any differences from place to place in the trees, plants, bushes, birds, parks? So moving our country, India is one of the 12 mega biodiversity country in the world. जो हमारा इंडिया है वो बहुत ही बड़ा बायोडाइवर्सिटी कंट्री में आता है अंडर टॉप 12 with about 47,000 plant species. India occupies 10th place in the world and 4th in the Asia in प्लांट डाइवर्सिटी. मीन्स जो इंडिया की पोजीशन है वो 10th प्लेस पे है अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड, मीन्स ऑल ओवर द वर्ल्ड में. और अगर हम अपने कॉन्टिनेंट की बात करें एशिया की तो उसमें 4th नंबर पर है इन द स्पीशीज ऑफ प्लांट. सो देयर आर अबाउट 15,000 flowering plants in India, which account for 6% in the world's total number of flowering plants. So इंडिया में 15,000 ऐसे प्लांट्स हैं जिसमें फ्लावर्स आते हैं, जो फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं जिन्हें, जिनका 6% है ओनली फ्रॉम इंडिया इन द वर्ल्ड टोटल नंबर. सो द कंट्री हैज़ मैनी नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स. फ्लावरिंग प्लांट्स के अलावा भी बहुत सारे ऐसे नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स भी हैं, सच एज फर्न, एल्गाई, फंगी. दीज आर सम नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स विच डज नॉट हैव फ्लावर. So India has approximately 90,000 species of animals as well as a rich variety of fish in its fresh and marine waters. Means अभी हमने देखा कि 40,000 तो plant species हैं और 90,000 species है animal की, जो बहुत ही rich variety है. उसमें fishes भी count की जाती हैं, दोनों तरह की fish from fresh and from marine water. Natural vegetation refers to a plant community which have grown naturally without human aid and has been left undisturbed by humans for a long time. So natural vegetation होता क्या है? So natural vegetation एक plant community होती है जिसमें person grow नहीं करता, पर्सन प्लांट ग्रो नहीं करता, वो नेचुरली अपने आप प्लांट हो जाते हैं और ह्यूमन ना उन्हें डिस्टर्ब करता है, उनके साथ छेड़छानी नहीं करता. दिस इज नोन एज द नेचुरल वेजिटेशन एंड दिस इज टर्म्ड एज वर्जिन वेजिटेशन. वर्जिन का मतलब होता है प्योर. सो दिस इज अ प्योर वेजिटेशन जिसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होती, जो नेचुरली ग्रो होता है उसे कहते हैं वर्जिन वेजिटेशन या फिर नेचुरल वेजिटेशन. Thus, cultivated crops and fruits orchards from part of vegetation but not natural vegetation. जो हम cultivate करते हैं crops को, fruits को, जो बड़े बड़े बागान होते हैं, orchards होते हैं, वो भी नेचुरल होते हैं लेकिन उन्हें नेचुरल वेजिटेशन नहीं कहा जाता क्योंकि वो ह्यूमन एक्टिविटीज से होते हैं, ह्यूमन की हेल्प से होते हैं. सो हेयर इज अ डू यू नो फैक्ट दैट द virgin vegetation which are purely Indian are known as एंडेमिक और इंडिजीनियस स्पीशीज. मतलब ऐसी वेजिटेशन की स्पीशीज जो सिर्फ इंडिया में ग्रो होते हैं, बिल्कुल प्योरली इंडियन है, उन्हें एंडेमिक या फिर इंडिजीनियस स्पीशीज भी कहा जाता है. बट दोज विच हैव कम फ्रॉम आउटसाइड इंडिया आर टर्म्ड एज एक्सोटिक प्लांट्स. लेकिन जो बाहर दूसरी कंट्रीज से जो प्लांट्स लाए जाते हैं उन्हें एक्सोटिक प्लांट्स बोला जाता है. सो हियर नेक्स्ट इज द टर्म फ्लोरा. So it is used to denote plants of a particular region or period. फ्लोरा को क्या कहते हैं? फ्लोरा होती है
प्लांट्स के लिए हम यूज करते हैं फ्लोरा वर्ड ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन, किसी भी एक पर्टिकुलर रीजन का, एक क्षेत्र का. सिमिलरली द स्पीशीज ऑफ एनिमल आर रेफर टू एज फौना, यानी कि अगर हम प्लांट्स की बात करें तो उन्हें फ्लोरा कहते हैं और एनिमल्स की स्पीशीज को फौना कहते हैं. दिस ह्यूज डाइवर्सिटी इन फ्लोरा एंड फौना किंगडम इज ड्यू टू द फॉलोइंग फैक्टर्स. सो लेट्स सी द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट देम. First is land. Land affects the natural vegetation directly and indirectly. आपको पता है कि जो भी प्लांट है, एनिमल्स है, वो सब लैंड पे रहते हैं, तो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली वो अफेक्ट करता ही है. सो डू यू एक्सपेक्ट द सेम टाइप ऑफ वेजिटेशन इन माउंटेनियस, प्लेट्यू एंड प्लेन एरियाज और इन ड्राई एंड वेट रीजन? तो क्या आप सोचते हैं कि कोई भी रीजन हो, कैसी भी तरह की लैंड हो, उसमें सेम टाइप के प्लांट्स होते हैं? सो द नेचर ऑफ लैंड इन्फ्लुएंसेस द टाइप ऑफ वेजिटेशन. तो जैसे ही लैंड चेंज होती है तो उसके साथ साथ जो स्पीशीज है प्लांट और एनिमल की, वो भी चेंज हो जाती हैं, उनका भी डिफरेंस आ जाता है. सो द फर्टाइल लेवल इज जर्नली डिवोटेड टू एग्रीकल्चर. जो लैंड में मेनली देखा जाता है वो होता है फर्टिलिटी लेवल, कि वो कितना ज्यादा अच्छा प्रोडक्शन कर सकती है लैंड. The undulating and rough terrains are area where grassland and woodlands develop and give shelter to variety of wildlife. जो undulating और rough terrains होते हैं, जहाँ पर घास होती है या woodlands होते हैं जिन्हें बोला जाता है, वहाँ पर ज़्यादातर बहुत सारी आपको वाइल्ड लाइफ देखने को मिल सकती है. Next factor affecting the flora and fauna is soil. So the soil also vary over space. जो soil है वो भी space to space differ करती है. Different type of soils provide basis for different type of vegetation. Soil different तो vegetation में भी difference आता है. The sandy soil of the desert support cactus and thorny bushes. जो sandy soil होती है, sandy होती है dry soil in the found in the desert area of Rajasthan, Gujarat. So here only cactus and thorny bushes were grown, while wet marshy deltic soil, जो गीली मिट्टी होती है, मार्शी लैंड होता है, वो सपोर्ट करता है मैंग्रोव एंड डेल्टिक वेजिटेशन. वो मैंग्रोव्स और वहाँ पे डेल्टिक वेजिटेशन ज़्यादा होती हैं. द हिल स्लोप विद सम डेप्थ ऑफ सॉइल हैज़ कॉनिकल ट्रीज. और आपने देखा होगा, आप अगर हिल स्टेशंस पे जाते हैं तो वहाँ पे ज़्यादातर ट्रीज कॉनिकल शेप में होंगे, पॉइंटेड ट्रीज होते हैं बिकॉज ऑफ द सॉइल. Next factor is temperature. So the character and extent of vegetation are mainly determined by the temperature along with humidity in the air, precipitation and soil. जो कैरेक्टर होता है वेजिटेशन का, कि किस टाइप की वेजिटेशन होगी, वो डिटरमाइन करता है टेम्परेचर के ऊपर. अलॉन्ग विद उसके साथ साथ ह्यूमिडिटी कितनी है एयर में, प्रेसिपिटेशन कैसा है, सॉइल कैसा है, वो बिसाइड्स द फैक्टर है which also affect. So on the slope of the Himalaya and hills of the peninsula above the height of 915 meter, जो हिमालयास में हिल्स में होती हैं 915 मीटर से above, the fall in temperature affect the type of vegetation. तो वहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज होता है, जो कि वेजिटेशन को भी अफेक्ट करता है, उसकी ग्रोथ में भी चेंज लाता है, एंड चेंजेस इट इनटू ट्रॉपिकल टू सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट एंड एल्पाइन वेजिटेशन. सो जैसे ही हम हाइट पे जाते हैं तो टेम्परेचर डिक्रीज होता है, जिसकी वजह से जो हमारा जोन है वो भी चेंज होता है, फ्रॉम ट्रॉपिकल टू सब ट्रॉपिकल रीजन में कन्वर्ट हो जाता है. मूविंग नेक्स्ट, द फैक्टर अफेक्टिंग इज फोटो पीरियड या फिर सनलाइट. सो द वेरिएशन इन ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट एट डिफरेंट प्लेसेस इज ड्यू टू द डिफरेंस इन लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, सीजन एंड ड्यूरेशन ऑफ द डे. जो वेरिएशन होता है सनलाइट पे, कहीं ज़्यादा सनलाइट पड़ती है, कहीं कम सनलाइट होती है, तो वो डिपेंड करता है अपॉन द लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, क्या सीजन है और क्या ड्यूरेशन चल रही है डे की. सो ड्यू टू द लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट ट्रीज ग्रो फास्टर इन समर. तो गर्मियों के टाइम में सनलाइट ज़्यादा होती है, इस वजह से जो ट्रीज हैं वो फास्टर ग्रो करते हैं. नेक्स्ट इज प्रेसिपिटेशन. So in India, almost the entire rainfall is brought in by the advancing southwest monsoon. जो भी रेनफॉल होती है इंडिया में वो ज़्यादातर जून टू सितंबर के मंथ में होती है, एंड रिट्रीटिंग नॉर्थ ईस्ट मानसून
और रिट्रीट करती है फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट मानसून. एरिया ऑफ हैवी रेनफॉल हैव मोर डेंस वेजिटेशन एज कम्पेयर टू एरिया ऑफ लेस रेनफॉल. वही है क्योंकि प्लांट्स वेजिटेशंस को और एनिमल्स को दोनों को ही वाटर की सफिशिएंट नीड होती है. सो जहाँ पर हैवी रेनफॉल है वहाँ पर ज़्यादा वेजिटेशन मिलेगी और जहाँ पे कम रेनफॉल है वहाँ पर कम वेजिटेशन होगी. सो हैव यू एवर थॉट एज टू वाई फॉरेस्ट आर इम्पॉर्टेंट टू ह्यूमन बींग. क्या आपने सोचा है कि फॉरेस्ट इतने इंपॉर्टेंट क्यों है ह्यूमन्स बींग के लिए? सो द फॉरेस्ट आर रीन्यूएबल रिसोर्सेज. रीन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं जिन्हें हम बार बार यूज कर सकते हैं, विच कैन बी used many times and play a major role in enhancing the quality of environment. साथ ही साथ trees हैं, natural air आएगी, fresh air होगी तो environment की quality भी increase होगी. They modify the local climate. ये लोकल क्लाइमेट एक किसी पर्टिकुलर रीजन के क्लाइमेट में भी डिफरेंस ला सकते हैं. कंट्रोल सॉइल इरोजन, रेगुलेट stream flow, support a variety of industries, provide livelihood for many communities and offer panoramic and scenic view of recreation. They control wind force and temperature and causes rain. ये टेम्परेचर को भी कंट्रोल कर लेते हैं, विंड फोर्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं और रेन की भी एक इम्पॉर्टेंट सोर्स हो जाता है. सो दे प्रोवाइड ह्यूमन्स टू द सॉइल, shelter to the wildlife. So India's natural vegetation has undergone many changes due to several factors. जो इंडिया की नेचुरल वेजिटेशन है वो बहुत सारी चेंजेस से गुजरती है बिकॉज ऑफ द सेवरल फैक्टर्स. अब वो फैक्टर्स क्या क्या है? द ग्रोइंग डिमांड ऑफ कल्टिवेटेड लैंड. कल्टिवेटेड लैंड की डिमांड बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है. डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड माइनिंग्स, बहुत ज़्यादा माइनिंग हो रही है, इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट हो रही है. अर्बनाइजेशन हो रहा है, ओवर ग्रेजिंग हो रहा है पैस्चर्स का. So these are the factors which affect the natural vegetation of India, due to which the forests are cleaning day by day and it has gone to very low area. So the vegetation cover of India is large part is no more natural in the real sense. अगर आज के टाइम में देखा जाए जो वेजिटेशन कवर है इंडिया का उसे हम ज़्यादा नेचुरल नहीं कह सकते अगर हम सच्चाई की बात करें तो. एक्सेप्ट इन सम इनएक्सेसिबल रीजन, जहाँ पर हम पहुँच नहीं पाते उन रीजन्स को बोलते हैं inaccessible region, like Himalayas, the hilly region of central India and the Marusthali. The vegetation is the most of the areas have been modified at some places or replaced by the degraded by human occupancy. तो क्या हुआ है, नेचुरल वेजिटेशन है वो उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं, रिप्लेस हो गई है और कई जगह तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है बिकॉज ऑफ द ह्यूमंस. वी ह्यूमंस आर द रियल cause for this decline in the natural vegetation. Type of vegetation found in our country are tropical evergreen forest, tropical deciduous forest, tropical thorn shrubs forest, montane forest and mangrove forest. These are the main 5 vegetation forms. Let's talk about them one by one. Firstly, tropical evergreen forest. These forests are restricted to heavy rainfall areas of Western Ghat and the island group of Lakshadweep, Andaman and Nicobar and upper part of Assam and Tamil Nadu. सो मीन्स जो ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल होती है और ये किस किस रीजन में है? फ्रॉम द वेस्टर्न घाट, आइलैंड्स हो गए लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार आइलैंड और कुछ पार्ट असम का और तमिलनाडु कोस्ट के आसपास ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट हम देख सकते हैं. So they are at their best in areas having more than 200 centimeter of rainfall with a short dry season. Means यहाँ पे 200 centimeter तक की rainfall होती है और बहुत ही short होता है dry season जब rainfall ना हो, मतलब almost rainfall होती ही है. The trees reach great height up to 60 meters or even above, since the region is warm and wet throughout the year. Means rainfall की वजह से ही जो trees की height है वो 60 मीटर तक चली जाती है. Since the region is warm and wet throughout the year, जैसा कि हमें पता है जो ये region है ये warm होता है, गर्म होता है और wet गीला रहता है, बारिश है तो wet तो रहेगा ही. So it has luxuriant vegetation of all kind. इस वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइप की vegetation होती है, trees, shrubs and creepers, giving it multi-layered structure.
So here you can see the multi-layer of the plants, creepers, shrub layer, young trees, and the maximum height is 60 meter of the tropical evergreen forest. So next, there is no definite time for trees to shed their leaves. मीन्स ऐसा कोई पक्का टाइम नहीं होता कि ये ट्रीज कब अपनी लीव्स शेड करते हैं. जैसे नॉर्दर्न साइड में एक टाइम पीरियड होता है, पतझड़ का मौसम आता है तो सारे ट्रीज अपनी लीव्स शेड कर देते हैं. तो एवरग्रीन फॉरेस्ट में ऐसा कुछ नहीं होता, ये हमेशा एवरग्रीन रहते हैं. ऑल सच दीज फॉरेस्ट अपीयर ग्रीन ऑल द ईयर राउंड, मीन्स हमेशा ग्रीन रहते हैं. नाउ लेट्स सी द मैप ऑफ इंडिया dedicating the natural vegetation of India. So here you can see the tropical evergreen forest, the dark green part. Here you can see the eastern part of India and the southern part of coastal area of India are covered by the tropical evergreen forest. So moving further, and let's see the another topics. So some of the commercially important trees of this forest are ebony, mahogany, rosewood, rubber, and cinchona, or whatever the pronunciation, just remember the spelling. So these are some of the commercial means for sale. These are the plants for sale. And the common animals found in these forests are elephant, monkey, lemur, deer, and one-horned rhinoceros are found in the jungles of Assam and West Bengal. Besides these animals, plenty of birds, bats, sloth, scorpions, and snail are also found in the tropical evergreen forest. Now moving further and see the next type of vegetation, that is tropical deciduous forest. They are the most widespread forest of India. मीन सबसे ज़्यादा फैले हुए फॉरेस्ट हैं जो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं. They are also called the monsoon forest. इन्हें monsoon forest भी कहा जाता है. And spread over the region receiving rainfall between 200 centimeter and 70 centimeter. monsoon forest क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है between 200 centimeter to 70 centimeter. Trees of this forest type shed their leaves for about 6 to 8 weeks in dry summer. मीन्स सिर्फ 6 से 8 हफ्तों के लिए अपनी leaves को shed करते हैं. And on the basis of availability of water, these forests are further divided into moist and dry deciduous forest. मतलब पानी के availability के अनुसार भी इन्हें और parts में divide किया गया है, moist and dry deciduous. The former is found in an area receiving rainfall 200 and 100 centimeter. जो moist deciduous forest है वो 200 to 100 centimeter की rainfall में होते हैं. And these forests exist therefore mostly in the northeastern part of the country, such as northeastern states along with the foothills of Himalayas, Jharkhand, West Odisha and Chhattisgarh. मतलब जो ये फॉरेस्ट होते हैं डेसिडियस फॉरेस्ट, मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट, ये मेनली होते हैं ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में, जैसे कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हो गए, अलॉन्ग विद द फुटहिल्स ऑफ हिमालय, झारखंड, वेस्ट उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़. इन सारे एरियाज में ये फॉरेस्ट देखने को मिल सकते हैं. एंड ऑन द ईस्टर्न स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न स्लोप्स पे, वेस्टर्न घाट के ईस्टर्न स्लोप्स पे भी देख सकते हैं. टीक इज द मोस्ट डोमिनेंट स्पीशीज ऑफ दिस फॉरेस्ट. मीन्स अगर हम प्लांट्स की बात करें तो टीक सबसे ज़्यादा डोमिनेटेड है, सबसे ज़्यादा यहाँ पर वेजिटेशन होती है टीक की. Bamboo, sal, sesame, sandalwood, kher, kusum, arjun and mulberry are some other commercially important species. Means these are also important. Now moving forward and let's see the another. So the dry deciduous forests, these are found in the area having rainfall between 100 centimeter and 70 centimeter. यहाँ पे मतलब accordingly कम होती है rainfall, इस वजह से
So these forests are found in the rainier part of the peninsular plateau and plains of Bihar and Uttar Pradesh. ये बिहार और उत्तर प्रदेश एरिया में ज़्यादा देखने को मिलते हैं. दे आर ओपन स्ट्रेचेस, बहुत खुले होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, एंड इन विच टीक, साल, पीपल एंड नीम ग्रो. ऐसे प्लांट्स होते हैं, ट्रीज होते हैं. अ लार्ज पार्ट ऑफ दिस रीजन हैज़ बीन क्लियर्ड फॉर कल्टिवेशन एंड सम पार्ट आर यूज्ड फॉर ग्रेजिंग. मतलब जो इस ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट का कुछ पार्ट तो कल्टिवेशन के लिए क्लियर कर लिया गया है और कुछ पार्ट में ग्रेजिंग की जाती है कैटल्स की. इन दिस फॉरेस्ट द कॉमन एनिमल्स फाउंड आर, कॉमन एनिमल्स कौन कौन से हैं? लायन, tiger, pig, deer and elephant, and a huge variety of birds, lizards, snake and tortoise are also found here. Vegetation is thorn forest and scrubs. So in region with 70 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल, यहाँ पे यानी कि जहाँ पर 70 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल होती है, द vegetation consists of thorny trees and bushes. यहाँ पे ज़्यादातर thorny trees और bushes होते हैं. यहाँ पर ज़्यादातर थॉर्नी ट्रीज एंड बुशेस होते हैं. दिस टाइप ऑफ वेजिटेशन इज फाउंड इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री. ये ज़्यादातर नॉर्थ वेस्टर्न, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश एंड हरियाणा, इस एरिया में ज़्यादा पाए जाते हैं. एकेसियास, पाम्स, यूफोर्बियास, कैक्टी आर द मेन प्लांट स्पीशीज. नेम भी ऐसे डिफरेंट हैं. So trees are scattered and have long root penetrating deep into the soil in order to get the moistures. और एक बात और है कि इन जो प्लांट्स की, जो ट्रीज की रूट्स होती हैं, बहुत ही ज़्यादा गहराई तक होती हैं, क्योंकि यहाँ पर ड्राई सीजन होता है, इतनी ज़्यादा रेनफॉल नहीं होती, तो मॉइस्चर लेने के लिए सॉइल में से ये इनकी रूट्स बहुत नीचे तक चली जाती है. The stems are succulent to conserve water. जो इनकी stems होती है उनमें पानी conserve हो सकता है. Leaves are mostly thick and small to minimize evaporation. जो इनकी leaves होती हैं वो मोटी होती हैं और छोटी होती हैं ताकि वो evaporation कम से कम कर सके, क्योंकि यहाँ पर moisturizer कम होता है. These forest areas. So in these forests the common animals are rats, mice. Common animals are rats, mice, rabbits, fox, wolf, tiger, lion, wild ass, horses and camel. So these are the animals. Next is montane forest. In the mountainous areas, the decrease in temperature with increasing altitude leads to the corresponding changes in the natural vegetation. यहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज होता है और एल्टीट्यूड इंक्रीज हो जाता है, हाइट इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से नेचुरल वेजिटेशन में चेंज आता है. एज सच देयर इज अ सक्सेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन बेल्ट इन द सेम ऑर्डर एज वी सी फ्रॉम द ट्रॉपिकल टू द टुंड्रा रीजन. जैसा कि हम ट्रॉपिकल से टुंड्रा रीजन तक देखते हैं वेरिएशन, उसी टाइप की वेरिएशंस होती हैं यहाँ पे. द वेट टेम्परेट type of forest are found between a height of 1000 and 2000 meters. यहाँ पे wet temperature होता है, जिसकी वजह से फॉरेस्ट जो होते हैं वो 1000 to 2000 मीटर तक की हाइट पे होते हैं. एवरग्रीन ब्रॉड लीफ ट्रीज होती हैं सच एज ओक, चेस्टनट, predominant means oak और chestnuts ज़्यादा होते हैं. Between 1500 and 3000 मीटर टेम्परेट फॉरेस्ट कंटेनिंग coniferous trees, जो 1500 से 3000 मीटर तक की और भी ऊपर तक की हाइट होती है, वहाँ पर पाइन, deodar, silver fir, spruce and cedar are found. So these forests cover mostly the southern slope of the Himalayas, places high altitude in southern and the northeast India. At higher elevations, temperature grasslands are common. At high altitude, generally more than 3600 meter above the sea level, जो ज़्यादा altitude होता है वो 3600 meter तक का होता है. Temperate forest and grasslands give way to the alpine vegetation. यहाँ पे alpine vegetation होती है. Silver firs, junipers, pines, birches are the common trees of these forests. However, they get progressively stunted as they approach the snow line. Ultimately, through shrubs and scrubs, they emerge into alpine grasslands. और ultimately धीरे धीरे ये scrub और shrub से alpine grasslands में convert हो जाते हैं. They are used extensively for grazing by the nomadic tribes like the Gujars and the Bakarwals. So means जो ये एरिया होता है ये ग्रेज किया जाता है by the nomadic tribes जैसे कि गुजर एंड बकरवाल.
At higher altitude, mosses and lichens form part of tundra vegetation. The common animals found are Kashmir stag, spotted deer, wild sheep, jack, rabbit, Tibetan antelope, yak, snow leopard, squirrels, shaggy horned wild ibex, bear, and rare red panda, sheep, and goats with thick hair. So that is it for this video. In the next video, we are going to study about another vegetations of India. So thank you for watching our video, and if you like it, please do like, share and subscribe to our channel, and next video is coming soon.